हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, और उसमें मैंने नॉन आइडियल जो सोल्यूशन था, ठीक है, उसमें मैंने बताया बेटा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो जो है टू टाइप्स से हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे बेटा ये दो टाइप के हो सकते थे। उसमें से सबसे पहला जो हम लोगों ने था वो स्टडी कर लिया था। पहला अपना कौन सा था, जो है नेगेटिव डेविएशन था, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। इसका क्या मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि जो राउल्ट्स लॉ से क्या करें, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन यानी कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए दिया गया था, वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जिसमें क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशन हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए क्या जरूरी है, जैसे पॉजिटिव बोलेगा तो हमको याद रखना है राउल्ट्स लॉ किसके लिए है, स्पेशली वेपर प्रेशर के लिए है। तो वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब क्या, वेपर प्रेशर का बढ़ना। बेटा वेपर प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब क्या हो, जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्या हो जाए, कम हो जाए। आ रही बात समझ में। सर इसका क्या मतलब होता है बेटा, जैसे हमने क्या किया, ये दो सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इस दो सोल्यूशन में, ठीक है, अपन ने क्या किया, एक है यहाँ पे ए और ये क्या है बी, इन दिनों को अपन ने मिक्स किया और यहाँ पर एक सोल्यूशन बना लिया, क्या ए बी बना लिया। क्या इतनी बात समझ में आती है, लिक्विड ए है और ये बी है, ए बी बना लिया, ठीक है। अगर कहते हैं सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस यहाँ सरफेस पे बेटा किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर ए है तो ए होंगे और यहाँ पर किसके होंगे, ये बी है तो बी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे बेटा, ए और बी दोनों के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो ए अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो कैसा है बेटा, वो बी बी इंट्रैक्शन है, या अट्रैक्शन कहिए, और यहाँ पर क्या है, इस सोल्यूशन में क्या है, ए बी इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो ए और बी बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो इसके बराबर नहीं होगा बेटा। अगर ए बी के बराबर नहीं होता है तो उस टाइप का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है, कहलाता है आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन। बराबर है तो आइडियल सोल्यूशन और बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता था। लेकिन अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन बनने के बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम होता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बस सुनिए, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, कम ज़्यादा हो जाए तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव डेविएशन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो जो है वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है। पॉजिटिव जिन बच्चों ने अच्छे से समझ लिया उनको जो है, जिन्होंने नेगेटिव समझ लिया तो उनको आज की क्लास में पॉजिटिव डेविएशन समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बेटा इतना क्लियर है क्या, ओके है। तो हम इसको अगर हम बात करें, जो मैंने आपको समझाया, इसको लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन विच कैन शो द सॉल्यूशन विच कैन शो विच द सॉल्यूशन विच कैन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ must having less force of attraction, must having less force of attraction on forming solution। यानी सोल्यूशन बनने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए, तो जिससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कहा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव डेविएशन। अब बात करते हैं कि सर, यानी कि वेपर प्रेशर तो फिक्स है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे कि अपन ने जो है नेगेटिव डेविएशन में और नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखा था, उसी तरह से इसमें देखेंगे बेटा। वेपर प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, जो सोल्यूशन ए का जो प्रेशर था अब ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पी नॉट ए एक्स से। इसी तरह से सोल्यूशन जो बी था उसका जो प्रेशर होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी से। तो जो टोटल प्रेशर आता है किसी सोल्यूशन का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पी ए प्लस पी बी से। या हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होता था, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, उनका जो प्रेशर होगा सोल्यूशन का वह हमेशा क्या होगा, इनसे हमेशा ज़्यादा होगा। पहला पॉइंट है बेटा, ये सेकंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसमें फोर्थ,
फिफ्थ, ये जितने भी पॉइंट्स है सब पहले पढ़ा चुके हैं कि डेल्टा V वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग बेटा कभी भी वह सेम नहीं रहता, नहीं नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्स एंथैल्पी चेंज कभी भी 0 नहीं होगा बेटा। डेल्टा S जो एंट्रोपी होता है ये हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। आपका सोल्यूशन चाहे आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। उसके बाद बताया था मैंने डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं अगर स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है, 0 से हमेशा कम होती है, यानी निगेटिव होती है। उसके बाद छठा पॉइंट इसमें मैंने बताया था कि जो P ऑब्जर्व होता है, ठीक है, और जो P अपन ने कैलकुलेट करते हैं, P कैलकुलेशन कैसे करते हैं, P इक्वल टू P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, तो डेविएशन आएगा, तो ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद 7 पॉइंट भी अपन बात करें तो जो है ऐसे सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें हम ये भी कह सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें से आप देख सकते हैं कि ये इतने पॉइंट्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाता है, और उसके बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन पहले ही नॉन आइडियल सोल्यूशन बना चुके हैं। जो बेटा नॉन आइडियल का डायग्राम है वही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के डेविएशन में वर्क करेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अगर यहाँ तक हो गया है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ग्राफ व्यू की। सर इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं इसका ग्राफ व्यू। बताया था मैंने बेटा सोल्यूशन में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, टोटल 2 लाइनें यूज करते हैं। 2 लाइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो ये किसकी लाइन होती है, ये अपनी होगी मोल फ्रैक्शन की लाइन, और ये दोनों लाइन किसकी होती है, वेपर प्रेशर की। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा एक्स ए और एक होगा एक्स बी। ये बेटा 0 से हो सकता है कहाँ तक जाए, ये 1 तक जाए। ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये इधर से क्या होगा, अगर ये इधर बढ़ेगा तो ये अपोजिट साइड में बढ़ेगा, ठीक है। तो 0 से 1 हम स्टार्टिंग से ही क्या मान के चलते हैं कि जो अपना स्टार्टिंग से मान लिए थे कि जो अपना A है, ठीक है, बिकम्स मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल रहेगा तो इसका जो बेटा ग्राफ होगा ये कैसा होगा, ऊपर होगा। और जो XB है यानी कि B कंपोनेंट, इसका जो अपन स्टार्टिंग से मान लिए थे कि इसका जो वोलेटाइल नेचर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू A, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये लाइन थोड़ी ऊपर रहेगी और ये वाली थोड़ी नीचे रहेगी। इतनी बात समझ में आती है। और एक चीज़ और बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए इस लाइन को हम कभी भी स्ट्रेट नहीं कर सकते, इसको हमेशा इस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये। अब क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये किसकी लाइन हो गई, ये सोल्यूशन के लिए हो गई, ये भी कभी स्ट्रेट नहीं रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सर पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये वाली लाइन किसकी होती थी, पी ए की। यहाँ पर क्या है, पी नॉट ए, और ये क्या है, पी नॉट बी। तो ये जो लाइन अभी अपन बनाते थे किसकी रहती थी, ये थी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी की। और ये लाइन किसकी हुआ करती थी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के। और ये लाइन होती थी पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी की। अब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन आया है तो जो वेपर प्रेशर है वह नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब जब नॉर्मल से बेटा ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो ग्राफ है ये भी क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा। तो जैसे अपन ने अभी स्ट्रेट लाइन ली है तो ये क्या होगा, नॉर्मल से हमेशा ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि ये ग्राफ अब ऐसे बन जाएगा, ठीक। इस तरह से ये वाला जो ग्राफ है बेटा ये भी क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस ग्राफ की। तो ये पहले तो क्या होगा, पहले तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा जिस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर से डिक्रीज होने लगेगा। और ये जो मैक्सिमम जहाँ पर होता है, जिस जगह पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको जो है अपना नेगेटिव डेविएशन में, ठीक उसी तरह से इसमें भी यही केस आता है कि वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि वहाँ पे ये जो ग्राफ है ये नीचे जाता था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे बेटा जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। आरी बात समझ में, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, मैक्सिमम था, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उस पॉइंट को कहते थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है,
इस पॉइंट को अगर मैं Z मान लूँ तो ये जो Z है इसे कहा जाएगा यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के फॉर्मेशन में एक ऐसा जो है टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो, मैक्सिमम हो और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, वही क्या कहलाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। और अगर हम क्या करेंगे, इस लाइन को फिर से उसी तरह से अगर हम इसको नीचे ले आकर के अगर इस लाइन में हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट किसका है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है, यहाँ से हम XA या XB को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो है इसके सारे पॉइंट्स जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद ये अपना ग्राफ हो गया। NCERT में भी देख सकते हैं, डिक्टो सेम ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, अब इसके नोट कर लेंगे और मैं जस्ट आगे बढ़ा देता हूँ इसके एग्जाम्पल्स की कि सर एग्जाम्पल आ गया तो हमको कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको ट्रिक, अपन ट्रिक से ही यूज करेंगे। ठीक, देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे, एग्जाम्पल्स इसको याद रखना है बेटा। याद रखेंगे जब भी आपको क्या करवाना है, पॉजिटिव डेविएशन। बेटा पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए ज़रूरी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कम होगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें कि जो पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, इसके लिए मैं कंडीशन बताता हूँ। सपोज करने कि अपने पास जो है कंपाउंड है कौन सा, A+B, तो एक हो गया अपने पास A और एक हो गया B। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेन तक, वो सारे के सारे आए हैं किसके लिए, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। टर्नरी पे नहीं आया है अभी कोई क्वेश्चन। तो A और B क्या है, बाइनरी सोल्यूशन मैंने ले लिया, AB दो ही हम मिक्स कर रहे हैं बार बार। तो याद रखेंगे जो पहला है, ठीक है, पहला जो अपना लिक्विड है इसमें बेटा क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और जो दूसरा अपना कंपोनेंट है यहाँ पे, जो दूसरा लिक्विड है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बेटा अभी तक क्या करते थे कि जो हम इसके पहले निगेटिव डेविएशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है या स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर लेते हैं तो वह मिक्सचर हमेशा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। लेकिन अगर क्या है कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने ही ना दें, यानी एक में तो पाया जाए दूसरे में ना पाया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड या ब्रेक डाउन हो जाए, तो इस टाइप का सोल्यूशन हमेशा क्या है, जैसे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। बात करेंगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोग को 11th क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, हम कैसे पता करते हैं किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा या किसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, जनरल एग्जांपल्स के लिए अपन देख सकते हैं, ढेर सारे मिक्सचर में आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा वाटर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसको मैंने मिला दिया किसके साथ, बेंजीन के साथ, C6H6 के साथ। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिक्सचर इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। अगर ऐसा कोई केस आता है देन इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। अभी बेटा वाटर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसका, और इसके साथ में अपन ने C7H8 ले लिया, टॉल्यूइन ले लिया। ये भी क्या है, एक टाइप का ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर इसका वेपर प्रेशर पहले सपोज कर लेते हैं 100 mm ऑफ Hg है, ठीक है, तो अब जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो अपना जो नया प्रेशर आएगा वह हमेशा 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी ये कैसा होता, नेगेटिव डेविएशन वाला होता, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते तो जो अपना प्रेशर फाइनल प्रेशर आता सोल्यूशन का, वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता, 100 से कम होता। और अगर क्या है कोई आइडियल सोल्यूशन है तो बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग में प्रेशर क्या रहता, लगभग कांस्टेंट रहता, उतनी ही चला जाता। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए सर और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि अपन ने क्या ले लिया, ये मेथिल एल्कोहल ले लिया, मेथिल एल्कोहल के साथ में मैंने फिर से क्या किया, ये अपना बेंजीन ले लिया, ये भी एक क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। इसी मेथिल एल्कोहल के साथ में अपन ने टॉल्यूइन ले लिया, ये भी क्या हो गया, एक जो है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। मेथिल एल्कोहल की जगह पे आप कोई एथिल एल्कोहल ले लीजिए, इनको मिक्स कर लीजिए, तो अपने पास ये 6-7 एग्जांपल एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, वैसे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो है
ये जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है बेटा अगर याद रखते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ में मैंने आपको नेगेटिव जो डेविएशन था उसका भी मैंने ट्रिक बता रखा था, 2 बताया था, एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। नेगेटिव डेविएशन ऐसे सोल्यूशन शो करते हैं जिसमें पहली कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो, फॉर्मेशन हो। यानी कि मैंने आपको ऐसे समझाया था कि अपन क्या लेते हैं, CHX3 लेते हैं। याद रखेंगे जो X है वो कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे साथ में अगर क्या हो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, इसको जब भी आप मिक्स करेंगे तो हमेशा बनने वाला जो सोल्यूशन है वह हमेशा कैसा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, प्लस क्या ले लीजिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वाटर ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने बता रखा है H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HI हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया। बेटा इससे ज़्यादा जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी, ये सारे के सारे क्या आते हैं अपना स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। अपने सिलेबस में यहाँ तक कि आने के इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ते हैं इससे ज़्यादा आपको एक भी एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। इतने में ही अपना काम जो है अपना बोर्ड, ठीक है, JEE नीट IIT तक चल जाता है। ओके है, ठीक है। चलिए अब बेटा ये अपना हो गया क्या जो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है कि अगर वेपर प्रेशर मिक्सिंग के बाद कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बेसिस पे अपन ने पूरे टाइप ऑफ सोल्यूशन को देख चुके हैं, ठीक है। बस इतना ही था ये। इसके बाद ठीक है अपन चलते हैं अपने चैप्टर में। एक चीज़ आपने देखा होगा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बारी आती है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि बेटा इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और देखा जाए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास टोटल होती है 4, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। उसमें से एक को अपन ने डिटेल में समझ लिया है। और याद रखें बेटा एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप निकालना सीख लेते हैं तो हम उससे सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डालेंगे इसमें, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। बेटा बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है, ठीक है बेटा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं आपको इसके जो है एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। अपन ने क्या किया, मैं आपको 2 सॉल्यूशन लिए, 2 सॉल्यूशन ले करके, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये अपना एक सॉल्यूशन है A, ये सॉल्यूशन अपना B है। इसमें क्या है, इसमें मान लेता हूँ कि अप्रॉक्स 500 ग्राम बेटा क्या है, वाटर है। इसमें 500 ग्राम वाटर है। दोनों में क्या किया मैंने, सॉल्वेंट का कंटेंट सेम कर दिया है, ठीक है। अब इसमें और इसमें मैं सल्यूट ऐड कर रहा हूँ बेटा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सल्यूट ऐड किया 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, 90 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया है, ग्लूकोज ऐड कर दिया है। सपोज कर लेते हैं कि बेटा इसका जो RLVP है वो X है, इसका RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर Y है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 ऑप्शन दे दिया A, B, C, D। मैं बोलूँ कि बताओ X इक्वल टू Y होगा या फिर X इज़ ग्रेटर देन Y होगा, F इज़ लेस देन Y होगा, या नन ऑफ दीज होगा, नॉट होगा, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं बेटा आप पहले ही बताइए कि क्या जवाब होगा, कि दोनों का RLVP सेम होगा या जो पहला वाला सोल्यूशन है सोल्यूशन A, इसका RLVP ज़्यादा होगा, इसका RLVP कम होगा, ठीक। और उसके बाद जो तीसरा वाला सोल्यूशन है इसमें, ठीक है, इसका जो RLVP होगा वो कम होगा, सोल्यूशन B का ज़्यादा होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या लगता है क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए बेटा मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। क्या करेंगे, साफ साफ बता रखा है मैंने बेटा, RLVP किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट की क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, उसके बटे टोटल। यहाँ पर सबसे पहले और उसको निकालने के लिए, उसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके मोल देखने पड़ेंगे। 30 ग्राम यूरिया, मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट अपन मोलर मास, ग्राम वेट 30 पर मोलर मास कितना 60, 30/60 कितना हो गया बेटा इसका 1/2। अरे बस यानी कि इसके मोल्स कितने हैं, यानी कि मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया बेटा कितना आ गया ये 1/2। बात करेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसमें भी करेंगे
मोल्स ऑफ ग्लूकोज बेटा कितना जाएगा, ग्राम वेट अपन मोलर मास 90/180 कितना आ गया ये 1/2। बेटा अगर मोल्स इक्वल हैं याद रखेंगे, ठीक है, शायद पहले मैंने बोल रखा होगा, एक बात याद रखें, यहाँ कहीं आप ऊपर कॉपी में या कहीं लिख जरूर लेंगे कि क्या होते हैं, इफ़ क्या होते हैं, मोल्स इक्वल हों, मोल्स आर इक्वल, अगर मोल बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देन इट्स मोल फ्रैक्शन ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, अगर बेटा क्या होते हैं, किसी भी जगह के अगर मोल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहाँ के मोल फ्रैक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेटा इनके क्या हैं, मोल्स इक्वल हैं, तो इनके मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमेशा RLVP किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये दोनों क्या है, यूरिया ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है। बेटा सॉल्वेंट तो अपना क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर मोल्स सेम है तो इनके मोल फ्रैक्शन भी सेम होंगे, और मोल फ्रैक्शन सेम है, और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोअर वेपर फेज, यानी कि बेटा x इक्वल टू क्या होगा, y। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है, यानी कि x y क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये बोलूँ कि मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने क्या लिया, फिर से वही 500 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सोल्यूशन C है। ठीक है, और इसका जो RLVP है, ठीक है, ये मान लेते हैं XY, ये Z हो जाए। ठीक है, बस मैंने इसमें क्या ऐड किया है, मैंने ऐड कर दिया इसमें 29.25 ग्राम ऑफ NaCl को मैंने क्या किया, ऐड किया, NaCl ऐड कर दिया है। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दे देते हैं। अपन ये जान चुके हैं कि इन दोनों का तो बराबर होगा, यानी कि XY तो बेटा बराबर होंगे। ठीक है, बट क्या जो है Z इनसे कम होगा, XY बराबर होंगे, क्या Z ज़्यादा होगा, कि XYZ तीनों इक्वल होंगे, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें, बेटा सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा कि सर 29.25 ग्राम है, ठीक है, NaCl का, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, इसका कितना होता है 35.5 होता है। टोटल कितना आ गया अपना 58.5, और 29.25 अपॉन 58.5 कितना आ गया 1/2, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आ गए बेटा 1/2 आ जाते हैं। यानी कि इसके भी क्या है, हाफ मोल है, यानी इसके भी हाफ मोल, इसके भी हाफ मोल, इसके भी हाफ मोल, तीनों के हाफ मोल हैं, तो x = y = z होना चाहिए। ऐसा बेटा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक बेटा हम लोगों ने जहाँ तक सोल्यूशन पढ़ा है वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जब भी कोई हम सोल्यूट डालेंगे, सबसे पहला पूरा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, जो भी सोल्यूट डालेंगे वह नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। बेटा ये सोल्यूशन सारे के सारे कैसे हैं, डाइल्यूटेड भी हैं, और इसमें क्या है, जो भी सोल्यूट है वह नॉन वोलेटाइल है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे NaCl है, नमक है, हमने क्या किया है, पानी में डाला है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह वोलेटाइल है नहीं वोलेटाइल है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी जो है पॉट में लेकर के हम क्या करेंगे, उसमें पानी रख दिया, पानी के बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। उसके थोड़ी देर बाद अपन क्या करेंगे, उसको प्लेट से ढक करके, ठीक है, जैसे प्लेट आप हटाएंगे तो प्लेट के ऊपर आप देखेंगे हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें आती हैं, उसको टेस्ट करके देख सकते हैं बेटा। अगर उसमें नमक नहीं आता, जो कि वाकई में नहीं आता, यानी नमक क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है, यानी उसका वेपर नहीं बनेगा। जिसका वेपर बन जाए वो कैसा है बेटा, वोलेटाइल, और जिसका वेपर नहीं बनाएगा वो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। यानी नमक कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल। बेटा ये भी कंडीशन फॉलो होती है। ये 2 कंडीशन के बाद अभी तक अपन ने केवल इतना ही किया था, लेकिन तीसरी कंडीशन मैंने अभी तक नहीं बताई, वो है कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना। ठीक है बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था, अभी कुछ ऐसे पढ़ा कि यूरिया है, ग्लूकोज है, ये कैसे होते थे, ये बेटा पानी में घोलने के बाद ये घुलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डिजॉल्व होते हैं, लेकिन इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। हमारी बात समझ में, ना तो इनका ये डिसोसिएट होंगे, ये डिजॉल्व होंगे, लेकिन ना तो ये डिसोसिएट होंगे ना तो एसोसिएट होंगे। लेकिन NaCl के केस में ऐसा नहीं है बेटा। जैसे ही आप वाटर के अंदर NaCl को डालते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुरंत Na+ और Cl- में तुरंत ही टूट जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। जैसे ही Na+ और Cl- में, अगर स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसके कितने लिए हैं 29.25 ग्राम, यानी कि कितने, ये हाफ मोल है। अगर बेटा इसके हाफ मोल है तो इसके भी कितने होंगे, हाफ होंगे, और इसके भी कितने होंगे, हाफ ही मोल होंगे।
ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि इसके आधे मोल हैं तो इसके टोटल मोल कितने हैं, 1 आ जाएंगे, हाफ हाफ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसे n फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अपना सोल्यूशन में वर्क करता है n फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ का n, सभी का n फैक्टर क्या है, बराबर है बेटा। अगर n फैक्टर बराबर होता है तो उसके मोल्स में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसके हाफ हैं तो उसके भी क्या होंगे, हाफ होंगे। लेकिन ये हाफ है और ये कितना है टोटल 1, यानी कि बेटा ये कब होगा, हाफ से किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि NaCl पूरा पूरा टूट गया। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा क्या है, डिसोसिएट हो गया। लेकिन पार्टिकल कितने मिल गए, 2। ठीक है, तो अभी तक क्या था, ये डिजॉल्व होते थे, ये टूटते नहीं थे। लेकिन अब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा क्या है, बढ़ गए हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं तो सिंपल सी बात है, जितनी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो यानी कि आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या होती है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। तो इसको लिख सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ एनी सोल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन कौन से, ब्रैकेट में लिखेंगे सल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। क्यों डिपेंड करेंगे, आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 500 ग्राम वाटर था, यहाँ भी 500 ग्राम वाटर था। ठीक है, और यहाँ भी कितना है, 500 ग्राम वाटर है। लेकिन ये क्या है, ये सल्यूट, ये भी सल्यूट और ये बेटा, इन दोनों का अगर नेचर देखा जाए तो दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है। यूरिया क्या है, NH2CO NH2 है, और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 है। दोनों देख सकते हैं बेटा, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। इसमें नाइट्रोजन पाया गया, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। क्लियर है ये, ठीक है। तो दोनों का क्या है, नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो नेचर क्या होता है बेटा, नेचर भी कैसे होना चाहिए, दोनों के अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ठीक है, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे कि नेचर ऑफ सल्यूट मस्ट बी डिफरेंट। इसमें क्या होने चाहिए, नेचर ऑफ सल्यूट मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा बेटा, एक्स वाई के बराबर होगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये, पहले अगर ये कितना रहा हो, पहले अगर ये जेड है तो अब कितना हो जाएगा, पार्टिकल जितने बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी बढ़ेगी, यानी ये 2z हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 गुना हो गया तो 2z हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। क्लियर है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि इसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कहते हैं ना डेमोक्रेसी। बेटा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करें कि कितने इंडिविजुअल्स हैं। क्लियर है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने ज़्यादा हैं, एक साइड में 5 लोग हैं, वह कितने भी इंपॉर्टेंट हो, दूसरे साइड में कितने हैं 50 लोग हों, लेस इंपॉर्टेंट हो, उससे मतलब नहीं होता है। जो 50 लोग हैं बेटा उनकी ही बात सुनी जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल सब मिला जुला के ज़्यादा होने चाहिए। इसी और वैसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसे क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कितनी बात समझ में आ चुकी है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये। अब इसके आगे, अब डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, इसके बाद लिखेंगे कंडीशंस फॉर दी, एंड डाल देंगे इसके बाद, कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में आगे अपन इसको सीधी लिखेंगे, कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए बेटा, डाइल्यूटेड होना चाहिए। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, दूसरे सल्यूट बिकम्स नॉन वोलाटाइल इन नेचर। सल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, केस नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे इसमें, याद रखेंगे, नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन बिकम्स अकर। बेटा ना तो सोल्यूशन में
एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अब बात कर लेंगे एसोसिएशन सर डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है बेटा, टूटना। ठीक है, मैंने क्या किया कि कोई भी एक पार्टिकल डाला और वो क्या हुआ, छोटे छोटे दो पार्टिकल में क्या हुआ, टूट गया, तो क्या है, डिसोसिएट हुआ है। जैसे कि मैंने क्या किया, NaCl का एक पार्टिकल डाला, वो क्या हुआ, दो में टूटा, एक Na+ और Cl- में। और बात करेंगे सर ये एसोसिएशन क्या होता है, तो एसोसिएशन में क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन में आपने देखा होगा कि ढेर सारे मिलते हैं और एक बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, दो एक के मॉलिक्यूल्स लिए या एटम्स लिए, क्लियर है। ये अभी क्या करेगा, दो मिल करके क्या करेंगे, एक का फॉर्मेशन करेंगे, A2 बना लिए, तो इसे क्या कहते हैं, ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। क्या कहेंगे इसे, एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा, क्लियर है। और डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A2 जो है वह किस में चेंज हो जाएगा, अपना 2A में चेंज हो जाएगा। यानी अभी कितने थे अपने पास, एक थे, अकेले थे, अभी किस में हो जाएंगे, दो में हो जाएंगे। इसको आप A+A भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको A+A नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको A+A लिख सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन होकर के A2 बन गया, वहाँ पे डिसोसिएट होकर के A यानी कि 2A बन जाते हैं। ठीक है, तो बस तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो आगे का लेक्चर है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इन चीज़ों को बेटा समझने के लिए हमको निकालना पड़ेगा वान हाफ फैक्टर, क्योंकि अब आगे से अभी तक हमने कभी भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस नहीं लाए थे सोल्यूशन में। अपन मान के चलते थे कि कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं और इसमें किसी भी टाइप का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा। लेकिन अब जो आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमेशा मान के चलेंगे कि वह या तो एसोसिएट हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा हमको वान हाफ फैक्टर को निकालना। ठीक है, तो ये चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आज की कथा इतनी रहेगी, बाकी कथा कल सुनाएंगे।